हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, उसका एमसीक्यू भी देख चुके थे कल। तो आज जो हम लोग 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा, चैप्टर नंबर 7 का जो है पार्ट नंबर 1 रहेगा आज। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो गाइज़, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए जो है हमें समझ में आएगी कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ हम लोगों को सही करना चाहिए। उसको सही करके आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो है आपका 7 नंबर अध्याय, यहाँ अध्याय नंबर 7 है आपका। और क्या है? डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। ठीक है, डीसी सर्किट एवं रिलेटेड लॉ। ठीक है, तो आज जो हम लोग डीसी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग चैप्टर देखते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज़ को जो है जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए? इंट्रोडक्शन करनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए ना। तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, इसका पहला टॉपिक है आपका क्या है? इंट्रोडक्शन, परिचय। तो देखिए क्या है, विद्युत धारा को सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेटिंग करेंट भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको अल्टरनेटिंग करंट और हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा तथा दृष्ट धारा यानी कि डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जो है दो भाग में जो है धारा को हम लोग बांटते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जो परिपथ डीसी पर कार्य करते हैं उन्हें डीसी परिपथ एवं जो परिपथ एवं मतलब जो एसी पे कार्य करते हैं उसे एसी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग? जो भी इक्विपमेंट है, जैसे आपके घर में मोटर होगा, तो कोई मोटर है जो आपका डीसी पे काम करता है तो उसे डीसी मोटर बोलेंगे, यानी कि डीसी परिपथ बोलेंगे। हाँ, कोई इक्विपमेंट होगा आपके घर में, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एसी पे काम करता है, जैसे लाइट है आपका तो एसी पे काम करता है, तो उसे हम लोग एसी परिपथ बोलेंगे, यानी कि जो है आपका जो इक्विपमेंट जो है एसी इक्विपमेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, डीसी परिपथों में धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। डीसी परिपथ में क्या होता है, जो है वो अपना जो इस तरीके से सीधा चलते रहता है। ठीक है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है, अपना जो है बदलते रहता है। ठीक है, तो क्या है, डीसी परिपथों में धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है एवं इसका उपयोग अधिकांशतः निम्न वोल्टेज अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, जो डीसी का हम लोग उपयोग करते हैं, कम वोल्टेज के लिए हम लोग डीसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सामान्यतः वैद्युतिक डीसी परिपथ का मुख्य अवयव प्रतिरोधक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके मापन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज या अमीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरल डीसी परिपथों के विश्लेषण के लिए ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरल जो नॉर्मली जो डीसी होते हैं उसके लिए ओम के नियम का हम लोग जो प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओम के नियम क्या है उसको आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को। तो परंतु जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के जो है विश्लेषण के लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो होता है किरचॉफ, जो जटिल जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ जटिल कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे हम लोग जो है किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस अध्याय में डीसी परिपथ एवं संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, हम लोगों को एकदम विस्तार से जानना है डीसी परिपथ के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, विद्युत परिपथ। ठीक है, तो देखिए विद्युत परिपथ में क्या दिया गया है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, विद्युत धारा के द्वारा जो है प्रवाह किया गया जो है, मतलब जो बंद मार्ग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जहाँ से जो है करंट रिटर्न आ जाती है उसे क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, वैद्युतिक अवयव जैसे प्रतिरोधक, प्रेरक एवं संधारित्र को विद्युत परिपथ के क्रमशः श्रेणी समांतर एवं मिश्रित क्रम में जो है आवश्यकता अनुसार लगाकर विद्युत परिपथ
निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग आवश्यकता के अनुसार सीरीज में भी लगा सकते हैं और समांतर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है आपका श्रेणी परिपथ। ठीक है, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, जब अलग अलग वैद्युतिक अवयवों अनुक्रम में जोड़े हो, अर्थात पहले अवयवों का पहले अवयवों का अंतिम सिरा दूसरे अवयवों के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो वह परिपथ श्रेणी परिपथ कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या होता है। देखिए श्रेणी परिपथ कैसे काम करता है। जैसे कि ये है आपका, ये एक रजिस्टर है। ठीक है, ये एक रजिस्टर है। ठीक है, ये एक बना दिया हम, और ये जो है आपका दूसरा रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये जो है आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए क्या बता रहा है। देखिए अलग अलग अवयवों का अनुक्रम में जोड़ा हो, अर्थात पहले अवयवों के अंतिम सिरा। देखिए पहले अवयव जो ये है, ये वाला जो आपका जो परिपथ है, सॉरी ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाला 1 नंबर मान लीजिए, और ये जो है आपका 2 नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो जो है इसका क्या बोल रहा है, अंतिम सिरा। यहाँ देखिए अंतिम सिरा। ठीक है, तो ये वाला हो गया, और जो है दूसरे अवयव का पहला सिरा, इसका ये वाला सिरा। ये क्या करना है, यहाँ से जो है, यहाँ देखिए सिरे से जो जुड़ा हो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये कौन सा परिपथ हो जाएगा, ये जो है सीरीज परिपथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ और यहाँ हम लोग करंट देंगे तो ये कौन सा परिपथ में आ जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, जो है क्या कहलाती है, सीरीज परिपथ कहलाती है। इस परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध जैसे R1, R2 और R3 बैटरी के श्रेणी क्रम में जो है संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के परिपथ की धारा के लिए केवल एक ही पाथ होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, एक ही पाथ होता है। जो है ये एसी करंट के जैसा जो है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो एक रास्ते से सीधा जाता है, दूसरे से आ जाता है। इसके लिए बस एक ही पाथ होती है। ठीक है, यही कारण है कि श्रेणी परिपथ में धारा एक समान रहती है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। एसी करंट में आप वोल्ट मीटर लगाइएगा, जब डिजिटल वोल्ट मीटर तक कभी 220, कभी 221, कभी 219 इस तरीके से फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन आप डीसी में लगाइएगा, किसी बैटरी में आप मीटर लगा करके, सॉरी वोल्ट मीटर लगा करके चेक कीजिएगा, तो उसमें आपको एग्जैक्ट दिखाएगा वोल्टेज 12 वोल्ट या 13 वोल्ट या 12.5 वोल्ट, इस तरीके से आपको जो है फिक्स वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इस परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज दो स्थानों के मध्य आवेश में गति उत्पन्न करती है। ठीक है, दो आवेश के जो बीच के जो गति उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। देखिए किस तरीके से धारा का प्रवाह होता है। देखिए यहाँ पे बैटरी वोल्टेज क्या है, वोल्टेज स्रोत है, यानी कि एक बैटरी बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका हम लोग नाम दे दिए R1, दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका नाम दे दिया हम लोग R2, और तीसरा रेजिस्टेंस का नाम दे दिए R3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, रेजिस्टेंस का सिंबल समझ में आ गया, बैटरी का समझ में आ गया। अब देखिए क्या इसको कौन सा परिपथ में जोड़ा गया है, बताइए आप लोग। तो देखिए इसको जो हम लोग सीरीज परिपथ में जोड़े हुए, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना किस तरीके से जोड़ा हुआ है। इसका अंतिम सिरा, इसका पहला सिरा, मतलब R1 का अंतिम सिरा और R2 का पहला सिरा, फिर R2 का अंतिम सिरा और R3 का पहला सिरा, इस तरीके से इसमें जोड़ा गया था। ये कौन सा क्रम हो गया, ये सीरीज क्रम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें जो बैटरी से करंट निकलेगी वो इधर से जाते हुए R1 से R2 में जाएगी, R3 से जा करके फिर आपको बैटरी में रिटर्न चल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जैसे वोल्टेज स्रोत हम लोग बैटरी जो लिए हुए हैं, इसमें जो है करंट इस तरीके से बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया भी गया है जो है श्रेणी परिपथ, यानी कि सीरीज सर्किट। समझ में आ गया। चलिए ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मतलब एक और आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लैंप है। ठीक है, एक बल्ब है, ये भी एक बल्ब है, 2 बल्ब हो गया, और एक मिनट, ये 2 बल्ब हो गया, एक और बल्ब बना लीजिए, ये आपका 3 बल्ब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो है इसको यहाँ से देखिए, पहले दिखाते हैं आपको, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। एक मिनट, देखिए रेड कलर में इसको, पहले इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेंगे, और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग जो है इसको जो है यहाँ से जोड़ दिया। देखिए इसमें सेम रेजिस्टेंस में जो इसमें दिखाया गया है, इसी प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, देखिए फिर इसको यहाँ से जोड़ दिया, और यहाँ हम लोग जो है बैटरी का मतलब सिंबल एक बना लीजिए बैटरी का। ठीक है, और इसको इस तरीके से जोड़ दिए। ये कौन सा परिपथ है गाइस, ये जो है सीरीज परिपथ है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया आप। अब चलिए समांतर परिपथ में देखते हैं। देखिए ये पैरेलल सर्किट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए क्या है समांतर परिपथ, अगला टॉपिक है। ठीक है, पैरेलल सर्किट के बारे में देखिए क्या है। जब 2 या 2 से अधिक अवयव एक स्रोत वोल्टेज के साथ
जोड़ हो तो वह परिपथ समांतर परिपथ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो है आपस में जो जोड़ सामने सामने हो उससे समांतर परिपथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि समांतर सर्किट यानी कि पैरेलल सर्किट कहते हैं। ठीक है, समांतर परिपथ में अलग अलग शाखाएं होती है और प्रत्येक शाखा की जो है धारा भी भिन्न होती है, अलग अलग हो सकती है होती है। ठीक है, अतः समांतर परिपथ में सभी शाखाओं के लिए एक उभयनिष्ठ वोल्टेज स्रोत होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से, देखिए इसे बनाया गया है। इसमें यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है और एक रेजिस्टेंस R1 यहाँ है और एक रेजिस्टेंस R2 यहाँ पे है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, पैरेलल कनेक्शन किया गया है। ठीक है, ये पैरेलली इसमें इक्वली होगा। देखिए कैसे काम करेगा ये, देखिए ये जो है पैरेलल बनाया गया है। इसमें से क्या होगा, एक पाथ जो है इधर कंप्लीट होगा इस तरीके से और दूसरा इधर कंप्लीट होगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें दो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। पैरेलल इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे समझिए। देखिए ये हमारा एक बल्ब हो गया, ठीक है, और एक बल्ब एक और बना लेते हैं, ये हमारा दो बल्ब हो गया। ठीक है, ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्शन किस तरीके से किया गया है, नंबर हटा देते ताकि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि बल्ब का हम लोग 1 2 मान लिए। इसमें कनेक्शन किया गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बैटरी बना दी है। ठीक है, इस तरीके से एक बैटरी बना दी है। ठीक है, ये वाला इसका निगेटिव पॉइंट है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, क्या किया गया, बैटरी का टर्मिनल से कनेक्शन इस तरीके से लेकर के यहाँ जोड़ दिए और एक यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, जनरली आपके घर में भी इस तरीके से वायरिंग जो हुआ है, आपके घर में जो फैन लाइट जलती है इस तरीके से ये कनेक्शन होता है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आकर के इसको जोड़ दीजिए एक बार और इसको जोड़ दीजिए। ये क्या, कौन सा कनेक्शन हुआ है, ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक और चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं। पैरेलल में अगर आपको बैटरी के केस में एक और प्रॉब्लम होती है, एक और चीज़ें आती है, क्योंकि हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं तो डीसी में बैटरी के बारे में जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बैटरी है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं कि बना लेते हैं एक सिंबल, एक मिनट। देखिए यहाँ से ये हमारा एक बैटरी है। ठीक है, हो गया, एक बैटरी हो गया और एक और बैटरी बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए, दो बैटरी हो गया। ठीक है, अब इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आपको कुछ दिखाते हैं क्या होता है, किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये निगेटिव है और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका जो ये वाला पॉजिटिव है और यहाँ पे ये जो है निगेटिव है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब क्या होगा, हमें इसका अगर पैरेलल कनेक्शन करना है तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ देते हैं और निगेटिव को जो है निगेटिव में इस तरीके से ले जा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारा बैटरी है ये हमारा 12 वोल्ट का बैटरी है दोनों। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है। तो पैरेलल कनेक्शन जब हम लोग करेंगे और यहाँ से एक बल्ब लगा देंगे, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से ला करके हम लोग इसमें जोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है जब यहाँ से आउट होगा, यहाँ पे आप जब मल्टीमीटर लगाएंगे यानी कि वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ और यहाँ के बीच में, तो आपका जो वोल्टेज दिखाएगा, कितना वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि दोनों बैटरी आपका 12 वोल्ट का। तो बताइए वोल्टेज कितना दिखाएगा। मान लीजिए आपका जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है और 7 एम्पियर का है। ठीक है, 7 एम्पियर का है, तो बताइए कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर यहाँ पे आपका दिखाना चाहिए। जब हम लोग वोल्ट मीटर लगा करके यहाँ पे जब चेक करेंगे और कनेक्शन पैरेलल रहेगा तो आपको जो है 12 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, और एम्पियर जो है आपका दोनों बैटरी थे क्योंकि 7-7 एम्पियर का था ना, तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या होगा, आपका वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन एम्पियर बढ़ जाएगा। आपका एम्पियर कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलली कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से इसमें है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है आपको अच्छा से। चलिए, लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको इसी को थोड़ा हटा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, हट गया सब। देखिए पैरेलल में समझ में आ गया, पैरेलल में क्या हो रहा था, करंट बढ़ रहा था और वोल्टेज सेम रहता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। देखिए इस तरीके से, एक का जो है, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, मतलब बैटरी नंबर 1 का जो पॉजिटिव दूसरे बैटरी के निगेटिव से कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से हम लोग पॉइंट लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे एक बल्ब लगा लीजिए आप। ठीक है, ये आपका बल्ब लगा लीजिए यहाँ पे। अब इस स्थिति में क्या होगा, आपका जो 12 वोल्ट 7 एम्पियर की एक बैटरी थी, अब इस स्थिति में आपका वोल्टेज जो हो जाएगा वो यहाँ पे 24 वोल्ट हो जाएगा। जब आप मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर इस यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे और ये वाला पॉइंट पे आप मल्टीमीटर लगा करके चेक करेंगे तो आपको 24 वोल्ट दिखाई देगा। लेकिन एम्पियर कितना हो जाएगा, एम्पियर आपका 14 एम्पियर नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ गया लेकिन एम्पियर आपका सेम रहेगा, 7 एम्पियर रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से आपका पैरेलल और सीरीज में काम करता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको देख चुके थे, ये समझ में आ गया डायग्राम जो है समांतर परिपथ का। देखिए यहाँ से पॉइंट दिया गया क्या है, समांतर परिपथ का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक समान वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका सर्वाधिक
प्रयोग घरों के वायरिंग के लिए किया जाता है। बताया अभी आपको कि घर के वायरिंग जो होती है उसका हम लोग जो वायरिंग करते हैं उसमें जो है पैरेलली कनेक्शन होता है, ठीक है। जहाँ सभी लाइटें, पंखे एवं अन्य दूसरे उपकरण का एक समांतर में लगाए जाते हैं और इनको 220 वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसमें प्रत्येक उपकरण तथा सभी शाखाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक है। स्वतंत्र मतलब कि अगर जैसे सीरीज में क्या होता है कि आप कहीं एक तार भी अगर टूट जाता है पूरे सर्किट में तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए आपके घर में फ़ैन का अलग स्विच होता है, बल्ब का अलग स्विच होता है, आप फ़ैन बैन कीजिएगा, सीरीज में कनेक्शन रहेगा तो क्या होगा, आपका वोल्टेज भी कम हो जाएगा और वोल्टेज आपका, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है 220 वोल्ट दे रहे हैं तो आपको जो दोनों है वोल्टेज ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 वोल्टेज 220 दे रहा है, सीरीज में कर दीजिए 110 वोल्टेज दोनों को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। और जो है आप एक मान लीजिए आप फ़ैन बंद करने के लिए स्विच ऑफ करते हो, दोनों बंद हो जाएगा, लाइट और फैन दोनों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। इस तरीके से काम ये जो करती है, ठीक है। ये किस तरीके से होगा आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है। अगला पॉइंट है आपका ये वाला, क्या है, समांतर श्रेणी समांतर परिपथ, ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट, ठीक है। इसको देखिए क्या है। अधिकांश परिपथों में अवयवों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। अधिक परिपथ को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जिसे सभी अवयवों के में एक समान धारा प्राप्त की जा सके तथा कुछ अवयवों समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे सभी शाखाओं में एक समान वोल्टेज प्राप्त की जा सके। परंतु कुछ परिपथ ऐसे भी हैं जिनमें भिन्न भिन्न वोल्टेज और धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए अवयवों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको जो है श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी दोनों में जो हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग मतलब हमें जब ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से जो हम लोग उसको सेट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए चित्र में श्रेणी समांतर परिपथ में 2 प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में लगे हैं और 2 परिपथ R3 और R4 जो है समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, लगे हैं। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से बैटरी से निगेटिव करंट निकल रही है, पॉजिटिव निकल रही है, समझ में आ रहा है। यहाँ से ये वाला R1 और R2 देखिए क्या हो रहा है, इससे गुजरते हुए करंट यहाँ पे जा रही है, R1 से गुजरते हुए R2 में जाएगी, उसके बाद R3 में और R4 में पहुँचेगी, ठीक है। और रिटर्न आपका जो है R3 और R4 से मिल जाएगा। तो ये क्या है, R3 जो है और R4 क्या है, बैटरी के पैरेलल ही है। इसको निगेटिव डायरेक्ट मिलेगा और पॉजिटिव डायरेक्ट मिलेगा, ये पैरेलल में। लेकिन क्या हो रहा है, इसमें जो है ये सीरीज में है आपका R1 और R2, ठीक है। इसको जो है यहाँ से जाएगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ से जो आपका करंट है, वोल्टेज है, वो क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ यहाँ से चला जाएगा, कुछ यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी समांतर परिपथ, ठीक है। क्लियर है आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, श्रेणी एवं समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु परिपथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क, ठीक है। इसके बारे में देखिए ये क्या है, कैसे काम करता है। देखिए जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो अर्थात उसका प्रतिरोध अनंत हो वह खुला परिपथ कहलाता है, ठीक है। जिसका परिपथ जो है, जिसमें जो है प्रतिरोध अनंत हो वह खुला परिपथ कहलाता है। जैसे क्या, लोड रहित जनित्र का परिपथ तथा स्विच रहित व लोड रहित सर्किट का परिपथ, ठीक है, जो है खुला परिपथ होता है, ठीक है। देखिए खुले परिपथ के संयोजक सिरों पर विद्युत वाहक बल तो विद्यमान होता है, परंतु परिपथ खुला होने के कारण विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल अथवा अर्थ तार के संपर्क में आ जाए तो परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग जो फ्यूज लगाते हैं, पहले आगे पढ़ देते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है, जिस कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाती है, ठीक है। ऐसे परिपथ लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट जो है
कहलाता है। लघु परिपथ का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। जो शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य हो जाता है। किस तरीके से होता है बताते हैं। अन्य एवं समांतर श्रेणी एवं समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु परिपथ का वर्णन निम्नवत है। देखिए क्या होता है श्रेणी क्रम में, कि जैसे कि इसमें शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, देखिए क्या होता है कि आपका जो है इस तरीके से एक बैटरी है, ठीक है। ये वाला जो है आपका ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव सिरा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ से मान लीजिए कि पॉजिटिव से एक पॉइंट निकाले इस तरीके से, जैसे पॉजिटिव यहाँ लिख देते हैं, पॉजिटिव निकाले, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग लगा दिए फ्यूज, ठीक है। ये यहाँ पे फ्यूज लगा दिए जिसको जो है एफ से इंडिकेट करा देते हैं। और एक यहाँ से हम लोग निकाले निगेटिव का पॉइंट और यहाँ इसमें डायरेक्ट अटैच कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, इसमें कहीं रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखा गया है क्या, प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अब इसमें क्या कुछ रेजिस्टेंस है, नहीं है, ठीक है। अभी जैसे प्रतिरोध अभी तो मतलब रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक तरीके से प्रतिरोध है कुछ तार का रेजिस्टेंस है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रतिरोध हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो तार होता है वो जो है जीरो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होती है, ठीक है। हम लोग पहले देख चुके थे हर तांबा का, कॉपर का, जो है तांबा का, एल्युमिनियम का, ये सब चीज़ का हम लोग जो है प्रतिरोध क्या होता है, कितना परसेंट होता है, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, आपका जो फ्यूज है ये क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि उड़ जाएगा फ्यूज। अब जैसे ही फ्यूज उड़ेगा तो आपका जो है यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। जैसे ही कनेक्शन टूट जाएगा तो बताइए अब परिपथ में क्या प्रतिरोध कितना होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो है इसे करंट प्रवाहित नहीं हो रही है, पास ही नहीं हो रहा है, इसलिए करंट जो है क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ इस पॉइंट में जो आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ से श्रेणी क्रम में, यहाँ से देखिए अगला पॉइंट क्या है, श्रेणी क्रम में खुला परिपथ यानी कि ओपन सर्किट इन सीरीज। वो तो हम लोग शॉर्ट सर्किट पढ़े थे। अब जो है यहाँ पे ओपन सर्किट के बारे में देखिए, ठीक है। खुला हुआ परिपथ के बारे में देखिए, तो देखिए क्या है, परिपथों में खुला परिपथ दोष उत्पन्न होने के कारण स्विचों का गलत संपर्क, जला हुआ फ्यूज, तारों का टूटा हुआ संयोजन एवं जले हुए प्रतिरोध इत्यादि होते हैं। मतलब ये सारी रीजन हो सकती है, ठीक है। श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध का अर्थ यह है कि विद्युत धारा के लिए कोई पथ नहीं है। मतलब विद्युत धारा के लिए खुला हुआ है तो कोई रास्ता ही नहीं है, जो है जो यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई पथ नहीं है। यहाँ वाला पॉइंट पे देखिए कोई पथ नहीं, मतलब कोई रास्ता नहीं है। ये कैसा नहीं आपको बताते हैं, देखिए यहाँ से आपको बता देते हैं। देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए आपका इस तरीके से बैटरी है, ठीक है। ये आपका बैटरी है, फिर ये निगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव पॉइंट। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से यहाँ लिए और यहाँ लिए, और ये बीच में जो हम लोग इसको जोड़े ही नहीं, यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं, ये खुला हुआ है। तो बताइए इस स्थिति में जो है कोई रास्ता मिलेगा करंट को बहने का, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी चीज़ को इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एवं परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरीके से जिस तरह बताया, इसमें जब कनेक्शन ही नहीं है तो कोई धारा प्रवाहित होगा, कोई करंट बहेगा नहीं बहेगा, ठीक है। देखिए क्या है, चित्र में धारा मापने के लिए एक अमीटर भी संयोजित किया गया है, जो कि कोई धारा जो है प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। खुले परिपथ में कुल आपूर्ति वोल्टेज स्रोत वोल्टेज खुले बिंदुओं के सिरों पर होती है, ठीक है। देखिए ये सिंबल में आपको भी कुछ दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से एमीटर यहाँ पे एक लगा दिया गया है, एमीटर के बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है 3.3 किलो ओम का, ठीक है। उस तरीके से R2 में देख लीजिए, R2 में क्या है आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा गया है, ठीक है। और R3 में 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज, यहाँ वोल्ट मीटर भी लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो हम लोगों को जो है एक जैसे 18 वोल्ट यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में हम लोग को वोल्टेज कितना मिलेगा, 18 वोल्ट। लेकिन एम्पियर नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इस बीच में देखिए कोई कनेक्शन है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टूटा हुआ तार, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई बताए थे अभी आपको बैटरी के बारे में, यहाँ से इस तरीके से लेके गए थे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो इस तरीके से कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब ये तार ही टूटा हुआ है तो बताइए कोई करंट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। यही चीज़ आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें जो करंट क्या होगा, शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको वोल्टेज जरूर मिलेगा इन दोनों के बीच, ठीक है। जब भी एक चीज़ और जान लीजिए कि जो अमीटर जो होता है उसको हम लोग सीरीज क्रम में लगाते हैं। देखिए सीरीज में लगा हुआ है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल में लगता है। देखिए यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट मीटर को मिल गया और यहाँ से घूमते हुए निगेटिव मिल गया, ठीक है। आपका वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, ठीक है, और अमीटर जो है सीरीज में होता है। यहाँ ये पता है, तो चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया आप लोग। तो इसमें वोल्ट दिखाएगा लेकिन एम्पियर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये क्या है, श्रेणी क्रम में खुला हुआ परिपथ है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है,
श्रेणी क्रम में लघु परिपथ, ठीक है। देखिए शॉर्ट सर्किट इन सीरीज, शॉर्ट सर्किट इन सीरीज, सीरीज में किस तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट आपका है, एक श्रेणी परिपथ में लघु परिपथ आंशिक या पूर्ण हो सकता है, ठीक है। लघु परिपथ के कारण धारा में वृद्धि होती है। लघु क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट ऑटोमेटिक एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए धारा में वृद्धि यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या होगा कि अब जिससे ये बैटरी बना दिया आपको, ठीक है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और यहाँ से गया और यहाँ से डायरेक्ट गया और ये आपस में टच हो गया, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये जो है करंट बहने लगेगा, ठीक है, एकदम ओवर करंट है। अब इस तरीके से बैटरी में जोड़े हो जाएगा तार, देखिएगा पूरा तार जो एकदम गर्म होगा, गर्म होकर के पिघल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि उसमें जो है करंट में वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, ठीक है, जिससे श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। बताया ना अभी, तार पूरा जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक धारा के कारण परिपथ के अवयवों, पावर स्रोत, संयोजन, तार आदि नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो बताया अभी, इस तरीके से आप अगर कनेक्शन करते हैं उस तरीके से आप घर पे एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, बस सेफ्टी के साथ आपको करना है। जानकारी अगर नहीं है सही से तो आपको नहीं करना, पहले जानना, थ्योरेटिकली अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ हम करके दिखाएंगे, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए अच्छा से, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर पूरे जाते हैं, ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो फिर आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिकली वीडियो बनाएंगे, जो भी आप लोगों को बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। ये किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ों को दिखाएंगे प्रैक्टिकली, आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, नष्ट हो जाता नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, जब अमीटर परिपथ में अत्यधिक जो है, अमीटर जो है परिपथ में अत्यधिक धारा प्रदर्शित करता है, तो परिपथ में प्रत्येक अवयवों के सिरों पर एक वोल्ट मीटर को जोड़कर लघु परिपथ की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। यदि वोल्ट मीटर किसी अवयवों के सिरों पर शून्य वोल्टेज प्रदर्शित करता है अथवा कम वोल्टेज प्रदर्शित करता है, तो उस अवयवों में लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट दोष है, ठीक है। देखिए क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगाया गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया। क्या लिखा है ऊपर में, क्या है, लघु परिपथ R1 के चारों ओर और शून्य वोल्टेज, ठीक है। देखिए इस तरीके से R1 लगा दिया गया है, यहाँ पे R2 लगा दिया गया 20 ओम का, और R3 लगा दिया गया 30 ओम का, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, ये श्रेणी क्रम में लघु परिपथ है। देखिए इसमें क्या होगा, इस तरीके से कनेक्शन कर दिया गया है। अब इसके और इसके बीच में देखिए R1 और जो है R1 के जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच में क्या किया गया, वोल्ट मीटर लगा दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें और गौर कीजिए, देखिए नीचे से क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। बताइए अब इस स्थिति में वोल्टेज दिखाएगा क्या, नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि इसको तो शॉर्ट कर दिया ना आप, तो इसको तो निगेटिव और पॉजिटिव तो मिल नहीं रहा है। क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको एम्पियर दिखाएगा, एम्पियर आपको दिखेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है इस तरीके से जा करके यहाँ से इस तरीके से घूम करके एम्पियर में आ गया, पॉजिटिव इसको मिल रहा है, तो आपको इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस को जो है ऐड करके आपका करंट दिखाएगा। ये किस तरीके से दिखाएगा, ओम के नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, बस आपको समझते चलना है, पॉइंट वाइज समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। क्या होगा, यहाँ पे आपको एम्पियर दिखाएगा लेकिन वोल्टेज शून्य हो जाएगा, क्यों, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसलिए वोल्टेज जो है शून्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। ये क्या है, श्रेणी क्रम में जो लघु परिपथ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या दे रहा है, लघु परिपथ से उत्पन्न समस्याओं को फ्यूज एवं परिपथ के श्रेणी में जोड़े सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट ब्रेकर द्वारा रोका जा सकता है। क्या होता है, ये एक बैटरी इस तरीके से मान लीजिए बना लेते हैं फिर से, क्योंकि आप लोगों को बैटरी से ये भी समझाना, क्योंकि हम लोग DC पढ़ रहे हैं ना, DC। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक सिंबल बना देते हैं आपको, एक मिनट, ये रहा, ये आपका स्विच का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। और जो है यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, या फिर किसी भी इक्विपमेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो है हम लोग ये एक तरीके से सर्किट ब्रेकर समझ लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग इसको जब जोड़ेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी कि कोई लोड यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो वो काम करेगा, बॉल जलेगा, और जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये बॉल नहीं चलेगा। समझ में आ गया, इसे ही हम लोग यहाँ सर्किट ब्रेकर भी मतलब एक तरीके का स्विच ही होता है, आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, समांतर क्रम में खुला परिपथ, ठीक है। समांतर क्रम में खुला परिपथ के बारे में जान लीजिए एक बार। क्या है, देखिए समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में खुला परिपथ दोष तब उत्पन्न होता है जब परिपथ के उभय निष्ठ तार में यह दोष उत्पन्न हो। इस स्थिति में परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, ओपन सर्किट में सिंपल है, धारा का प्रवाह नहीं होगा, आपको बताया ही है पहले कि अभी फिर से आपको समझाते हैं। इसमें देखिए किसी परिपथ में कोई एक यहाँ से किसी परिपथ में कोई एक
एक शाखा यानी कि ब्रांच से खुले खुले रहने की स्थिति में केवल उस शाखा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता जो शाखा खुली रहती है, ठीक है। अन्य अन्य शाखाओं में धारा प्रवाहित होती रहेगी, ठीक है। चित्र बी में जो है R2 शाखा में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। दिखते हैं किधर है चित्र बी, उसके बारे में देखते हैं, बताते हैं आपको किधर धारा का प्रवाह नहीं होगा। देखिए ये जो है आपका चित्र बी में दिखाया गया है, क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए जो है R2 में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये है R2, इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। और परंतु अन्य शाखाओं में R1 और R3 में, यानी कि R1 और R3 में क्या है, में धारा उस समय तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक शाखाएं वोल्टेज स्रोत से संयोजित है। यानी कि यहाँ से वोल्टेज जा रहा है तो R1 में और R2 में धारा प्रवाहित होती रहेगी, लेकिन R2 में क्यों नहीं होगी, R1 और R3 में होगी, लेकिन 2 में नहीं होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे जो है टूटा हुआ है तार, दिख रहा है यहाँ पे तार टूटा हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पे। जब तार टूटा हुआ है तो R2 में धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहीं पे तार ब्रेक कर गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ से धारा का सर्किट पूरा होगा, नहीं होगा। तो करंट क्या दिखाएगा, यहाँ पे शून्य दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे करंट दिखाएगा, सिर्फ इसका करंट नहीं दिखाएगा, लेकिन R1 और R2 का तो R3 का तो दिखाएगा, बस R2 का नहीं दिखाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, समांतर क्रम में खुला परिपथ के बारे में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से अगला पॉइंट है क्या, समांतर क्रम में लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल, ठीक है। देखिए शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं किस तरीके क्या होता है। देखिए एक परिपथ लघु पथित या शॉर्ट सर्किट तब कहा जाता है जब शक्ति स्रोत के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित तारों द्वारा प्रवाहित धारा लोड में जाए बिना ही शक्ति स्रोत से ऋण टर्मिनल पर वापस पहुंच जाती है, ठीक है। क्या होता है कि किसी जो है मतलब कि धारा जो है किसी लोड पे ना जाकर डायरेक्ट जुड़ जाएगी, जैसे कि यह बैटरी आपका है, और इस तरीके से देखिए बैटरी है और यहाँ से निगेटिव पॉइंट से निकला और डायरेक्ट इस तरीके से आके पॉजिटिव में जुड़ गया, ठीक है, यहाँ से। तो क्या होगा, ये जो है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है टर्मिनल में जो क्या होगा, बिना लोड का आ गया। अगर अगर यहाँ पे इस तार को ब्रेक करके यहाँ पे अगर हम लोग लोड लगा दिए होते तो क्या होता, ये डायरेक्ट नहीं होता। तो जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस ऋण तक जो है एक रेजिस्टेंस की हेल्प से पहुँचता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं है। तो इस तरीके से डायरेक्ट वापस पहुँच जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल में भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, चित्र में एक समांतर परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच में लघु परिपथ दोष दर्शाया गया है। देखिए ए और बी के बीच में लघु परिपथ दोष दर्शाया गया है, ये ए है ये बी है। देखिए क्या किया गया है, यहाँ से पॉजिटिव दिया, यहाँ से बैटरी का निगेटिव दिया और R1 यहाँ पे तो दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है। क्या होगा इस तीनों में, यहाँ से भी करंट होकर के जाएगा R2 से, R3 से भी जाएगा, R4 से भी जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ जो है मतलब लॉस तो करेगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करंट होगा ना आपका, जो ये यूज करेगा, हीट के फॉर्म में यूज करेगा या फिर लाइट के फॉर्म में यूज करेगा या फिर मैग्नेटिक के फॉर्म में, मतलब कुछ ही किसी भी फॉर्म में ये यूज करेगा, ठीक है। आपका जो ये रेजिस्टेंस है ये हीट के फॉर्म में मान लीजिए करंट को रिड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं होने के कारण क्या होगा, आपका सीधा करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, सॉरी करंट एकदम से सीधा से हाई हो जाएगा, वोल्टेज एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, वोल्टेज ड्रॉप का मान भी जो है लगभग शून्य हो जाएगा, क्योंकि दिखाएगा ही नहीं कोई वोल्टेज, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो देखते हैं हम लोग, देखिए चित्र में एक समांतर परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच में लघु परिपथ दोष दर्शाया गया है। ये जो है लघु परिपथ दोष है, वो जो फॉल्ट है, ठीक है। हमें इसी को सही करने से क्या होगा, हमारा जो इक्विपमेंट जो है ये सारा काम करने लगेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है, इस परिपथ में प्रतिरोध का मान घटकर लगभग शून्य हो जाएगा, जिसके कारण जिसके कारण ए बी के सिरों पर वोल्टेज पतन यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का मान भी लगभग शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके बीच में कोई वोल्टेज ही नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, आप इस वायर और इस वायर के बीच में कोई वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या आपको कोई वोल्टेज दिखाएगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखाएगा, इधर तो आपका जो है शून्य हो गया ना, जीरो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एकदम कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग कनेक्शन कर दिए ना, डायरेक्ट जोड़ दिए, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसमें कोई आपका जो है वोल्टेज नहीं दिखाएगा, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, ये समांतर क्रम में जो है लघु परिपथ था, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, देखिए अतः प्रतिरोधकों R1 R2 R3 के सिरों पर धारा नगण्य होगा। क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें धारा जो है यहाँ पे और इस सब जगह पे धारा जो है नगण्य हो जाएगा, ठीक है, नगण्य होगी। इसके परिमाण स्वरूप एक
सॉरी एक अति उच्च धारा जो कि सामान्य धारा की जो है सैकड़ों गुना होती है। ठीक है, क्या होगा, अचानक से इस बीच में जो है, इसमें तो धारा नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें करंट ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि सारा करंट तो इधर से खट से करो। अब सिंपल है, आप बताओ पानी का एक रास्ता बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पे एकदम पतली सी पाइप लगाओ, यहाँ पे और पतली, यहाँ पे उससे भी पतली, ठीक है, एकदम पतली पतली, और यहाँ पे एकदम मोटा सा पाइप लगा दो, तो क्या होगा, आपका पानी इधर से इधर से इधर से तो बहेगा, एकदम कम बहेगा, न के बराबर, लेकिन सारा पानी इधर से आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है आपका जो R1 R2 R3 सीरो में जो धारा जो नगण्य दिखाएगा, मतलब न के बराबर दिखाएगा, लेकिन क्या होगा जो है परिणाम फलस्वरूप, मतलब आप डायरेक्ट जब यहाँ पे एम्पियर मीटर लगाएंगे तो क्या दिखाएगा, अति उच्च धारा जो कि सामान्य धाराओं के सैकड़ों गुना होती है। मतलब क्या होगा, पूरा फोर्स से करंट इधर से बह जाएगा, मतलब सैकड़ों गुना स्पीड से जो है आप मतलब बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से दिखा देगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है, लघु परिपथ से प्रवाहित होगा। ठीक है, जैसे मतलब लघु परिपथ से मतलब ये वाला पॉइंट से प्रवाहित होगा। ठीक है, हाँ, जिसके कारण परिपथ के अवयवों जल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये जो है जल जाएगा, ये जो है सर्किट, ये जो तार है या फिर बैटरी, आपका कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे खराब हो जाना एकदम तय है, फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ से देखिए, परिपथ के अवयवों को जलने से बचाने के लिए फ्यूज, सर्किट ब्रेकर आदि जैसे सुरक्षा युक्तियाँ परिपथ में जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर इस तरीके से शॉर्ट हो रहा है, उससे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा दिए होते या फिर एक फ्यूज लगा दिए होते, क्या होता है, जैसे यहाँ शॉर्ट होता तो आपका फ्यूज उड़ जाता, जिस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम सुरक्षित रहता। या फिर यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा दिए होते थे, जो सर्किट ब्रेकर होती है, जैसे MCB MCCB RCCB ये सब लगा दिए होते, तो क्या होता, जैसा ही सर्किट होता आपका जो है स्विच कट ऑफ कर देता, जिससे आपका सर्किट जो है बच जाती। ठीक है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझे होंगे। अब आप लोगों का मेन टॉपिक आया ओम के नियम। आप लोग बहुत अच्छे से इससे जो है पहचान है आपका ओम के नियम से। आप लोग 8 9 10 11 12 सब में ये थोड़ा थोड़ा इसका देखे ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इधर ओम के नियम। जो है ओम का नियम किसने बनाया था, कब बना, उसके बारे में पहले जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जर्मन वैज्ञानिक GS ओम, ठीक है, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, GS ओम ने 1827 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, इस नियम को 1827 ईस्वी में DC परिपथों में विद्युत धारा यानी कि I, विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं, I से दिखाते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और विभवांतर यानी कि वोल्टेज को किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं, तथा प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, R से दिखाते हैं। ठीक है, के संबंध में एक नियम जो है स्थापित किया था, जो ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। किसने किया था, ओम का नियम कब बनाया था, 1827 ईस्वी में, और कौन बनाया था, GS ओम ने। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। आगे देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक DC परिपथ में, ठीक है, किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए, एक सिंपल सा आपको फंडामेंटल समझा देते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। देखिए, एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से इसमें खींच लीजिए, और आप इसमें लिख दीजिए V। ठीक है, क्योंकि विभवांतर हो गया V, I क्या हो गया आपका करंट हो गया, R क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि आप V निकालिए, आप मतलब आपको वोल्टेज निकालना, I और R दिया गया है, तो देखिए V बराबर I, V आप इधर ले, V निकालना ही है, तो I और R बचा, अब I और R ले लीजिए, I और R ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोल दे कि नहीं, आप ना हमको R निकाल के बताइए, R मतलब इसमें रेजिस्टेंस बताना, आपको V वोल्टेज दिया गया और करंट दिया गया है, तो देखिए जैसे R दे दिया, तो क्या हो रहा है, अब V कहाँ है, ऊपर में है, तो V लिख दीजिए, और नीचे में क्या है, नीचे में I है, तो I लिख दीजिए। ये आपका जो फार्मूला बन गया, ये किस चीज़ का बन गया, ये R निकालने का फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर कहीं आपसे बोल दे कि I निकालने का फार्मूला बताइए, तो देखिए I इस तरीके से जहाँ है उसको ले लिए, फिर इक्वल टू V कहाँ है, ऊपर में है, ठीक है, R कहाँ है, नीचे में है, ये आपका I निकल गया। सिंपल एकदम साधारण सा फार्मूला, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा सा। ये वाला बस आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो होता है V जो होता है, जो I के समानुपाती होता है। देखिए किस तरीके से होता है, जो है देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे यदि V/I जो है नियतांक R है। ठीक है, R निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो है V और I यहाँ दिख रहा है, या V/I R, मतलब समझ रहे हैं ना आप, R निकालने के लिए VI दिया,
भी निकालने के लिए आई आर दिया हुआ है और आई निकालने के लिए वी आर, मतलब अलग अलग फार्मूला से वही चीज़ जो आपको बताए हैं, ये वाला भी और नीचे यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए आई और आर। ठीक है, देखिए हम लोग को भी निकालना था तो क्या देना है आई आर। देखिए इसमें देखिए क्या भी, देखिए यहाँ भी है तो आई आर आ गया। ठीक है, एक मिनट, भी है और आई और आर। ठीक है, अब आई निकालना था हम लोगों को तो क्या देना है भी बाई आर। तो देखिए भी बाई आई निकालने के लिए भी बाई आर है, हो गया यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए फिर आर निकालना है तो देखिए आर का हम लोग ले लिए तो क्या हो गया भी बाई आई। तो देखिए आर निकालने के लिए क्या है भी बाई आई, समझ में आ गया, एकदम ईजी है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्या है यहाँ आर जो है क्या है प्रतिरोध है ओम में। ठीक है, और वोल्टेज भी विभवांतर क्या है वोल्टेज में है, और आई जो है विद्युत धारा है एम्पियर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। ठीक है, वहाँ तक एकदम बहुत ही ईजी था। ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग समझे होंगे। चलिए यहाँ देखिए ओम के नियम क्या है, ओम के नियम का जो है प्रतिपादन। ठीक है, ओम के नियम का जो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ तो हम लोग देख चुके हैं, अब उसके बारे में उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए जो है देखिए चित्र में दर्शाए गए परिपथ, चित्र में दर्शाए गए परिपथ के द्वारा विहित जो है चित्र में दर्शाए गए परिपथ के द्वारा रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग जो है रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में रेगुलेटर लगा होगा फैन को कम या ज़्यादा करने का, उसमें भी रेगुलेटर में क्या होता है रियोस्टेट होता है। लेकिन जो रियोस्टेट होता है ये बड़ा लेवल पे काम होता है। ठीक है, इससे हम लोग बड़े बड़े मोटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और आपके जो होता है रेगुलेटर जो होता है उसमें क्या होता है जेनर डायोड लगा होता है। जेनर डायोड को हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन वो भी जो है एक तरीके से हम लोग आप समझ सकते हैं, पहले के जो आता था रेगुलेटर उसमें रियोस्टेट ही लगा होता था। ठीक है, चलिए जो है देखिए आगे देखते हैं हम लोग। रियोस्टेट का मान परिवर्तित करके विभिन्न विद्युत धारा मानों के लिए ओम का नियम अर्थात भी जो है भी समानुपाती आई संबंध को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में भी बाई आई अथवा आर का मान एक नियतांक होगा। ठीक है, देखिए उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे बैटरी लगा दिया। ठीक है, देखिए इससे पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे आप बैटरी दिखा दिए। बैटरी के देखिए पॉजिटिव, जब भी हम लोग बैटरी में पॉजिटिव जो सिरा होता है वहीं पे एक स्विच लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हैं। फिर यहाँ एम्पियर मीटर हम लोग किस में लगाते हैं रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगाते हैं, तब एम्पियर मीटर लगा दिए हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर यहाँ देखिए एक रियोस्टेट लगा दिया, वही वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको बताए थे कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग एक यहाँ पे लोड लगा दिए जिसको हम आर से दिखा दिए, मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग बल्ब कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या किए उसी के पैरेलल में हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा बैटरी से देखिए करंट निकली यहाँ तक रुकी हुई। जैसे हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा यहाँ से सर्किट पूरा होगा। जैसे सर्किट पूरा होगा एम्पियर मीटर में आएगा, एम्पियर मीटर से घूमते हुए यहाँ रियोस्टेट में आएगा। अब इसे हम लोग वेरिएबल करते हैं। मान लीजिए अभी हम इसको पूरा फुल कर दिए। ठीक है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, इसको हम पूरा 100% कर दिए। क्या होगा यहाँ से कोई जो है रेजिस्टेंस क्या काम करता है करंट को बहने में बाधा उत्पन्न करता है। तो अभी क्या करेगा करंट को रोकेगा, करंट को कोई नहीं रोकेगा क्योंकि ये डायरेक्ट हो गया ना वेरिएबल, हम लोग इसको पूरा डायरेक्ट कर दिए। अब हमारा करंट यहाँ आया, वोल्टेज करंट यहाँ से जो है आपका ये जो है जो लोड था वो लोड चलने लगा, और यहाँ से वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में आया, निगेटिव से ये जुड़ा हुआ ही है। तो क्या होगा आपका लोड चलने लगा और वोल्ट मीटर भी आपका वोल्टेज दिखाएगा कि आपका 12 वोल्ट था तो 12 वोल्ट यहाँ पे दिखेगा। अब क्या होगा जैसे जैसे जो है जो वोल्टेज इसको जो हम लोग रियोस्टेट को जो है कम ज़्यादा करेंगे तो आपका क्या होगा वोल्टेज जो है यहाँ से जो इसको कम और ज़्यादा करेंगे तो वोल्ट मीटर क्या करेगा आपका, देखिए आगे वो किस तरीके से काम करेगा, क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। देखिए ओम के नियम को प्रतिपादन करने के लिए जो है निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। देखिए अब इस स्थिति में क्या होगा आप सीधे सीधे समझ लीजिए, इसको हम लोग डायरेक्ट कर देंगे तो इसमें टोटली वोल्टेज दिखाएगा कि आपका 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज भी यहाँ ड्रॉप होगा। ठीक है, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए और आपका जो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एम्पियर मीटर बढ़ेगा। ठीक है, और वोल्टेज कम होगा। ठीक है, ये बढ़ेगा और ये कम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर है। देखिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, ये सारी चीज़ों को आप सपोर्ट कीजिए, हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करिए। और आप लोगों के लिए हम एकदम प्रैक्टिकली पूरा प्रैक्टिकल कर के समझाएंगे, एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में समझाएंगे, इतना डिटेल में समझा देंगे कि आप कोई भूल नहीं पाओगे, इतना अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से अमीटर की, एसी करंट को चेक कर रहे हैं डीसी को, तो गाइस बैटरी लगा हुआ है, बैटरी क्या है डीसी करंट है, तो डीसी के लिए हम लोग डीसी एमीटर लेंगे। ठीक है, दूसरा में क्या लेंगे हम लोग वोल्ट मीटर लेंगे, कौन से वोल्ट मीटर लेंगे वो भी डीसी लेंगे। रियोस्टेट हम लोग एक 25 ओम का 0 से लेकर 25 ओम तक का किसी भी ओम का हम लोग ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। प्रतिरोध हम लोग 10 ओम का ले लिए अंदाज से। ठीक है,
मतलब किसी भी ले सकते हैं कैलकुलेशन के एक ज़रूरत के हिसाब से। बैटरी देखिए, बैटरी हम लोग ले लिए 6 वोल्ट का बैटरी एक ले लिए, ठीक है। और यहाँ फ्लेक्सिबल तार हम लोग ले लिए, ये 2336 2 मीटर, मतलब ये एक तार का नंबर है 2336 2 मीटर हम लोग एक तार ले लिए। और एक हम लोग क्या है, पुश बटन ले लिए, ठीक है, पुश बटन ले लिए, ठीक है, स्विच, ठीक है। इन सभी सामान को ले करके हम लोग ये सातों सामान को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बनकर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया। इस सारे प्रैक्टिकल आप लोगों को नंबर वाइज एकदम पॉइंट वाइज कराएंगे, एकदम अच्छे से समझाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उपरोक्त उपरोक्त उपकरणों को चित्र के अनुसार संयोजित कर लें। रियोस्टेट को लगभग 20 ओम प्रतिरोध पर सेट रखें और पुश बटन को दबाकर अमीटर एवं वोल्ट मीटर की रीडिंग निम्न तालिका में नोट करें। इसी प्रकार रियोस्टेट का प्रतिरोध मान को घटाकर 3-4 प्रशिक्षण ले, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम लोग उसको जब टेस्ट करेंगे उस तरीके से, जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। देखिए हम लोग जो है अमीटर में जो है मिली एम्पियर में दिखा रहा है, तो 200 मिली एम्पियर दिखा रहा है, और वोल्टेज जो है आपका 2 वोल्ट है, ठीक है। और विभवांतर देखिए, विभवांतर आपका 2 वोल्ट यहाँ पे है, और आपका जो वोल्टेज जो करंट था कितना है, वो 200 मिली एम्पियर है। ये 10 के पावर माइनस गुना इसलिए दिया गया कि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए हमको 10 के पावर -3 से गुना करना होता है, ठीक है। जब गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो कितना हमारा रेजिस्टेंस आया, 10 ओम, ठीक है। ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग जब फिर और करंट बढ़ा देंगे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे जो है, करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखिए इसमें वोल्टेज करंट और फिर उसका ओम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है क्या होगा कि एक चीज़ जब इसमें बढ़ने लगेगी तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, पहला घटेगा, इस तरीके से देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए इसको अगर कैलकुलेशन करिएगा आप तो टोटली कैलकुलेशन में क्या आ रहा है आपका, 10 ओम ही आपका लोड आ रहा है, ठीक है। क्या होगा कि वोल्टेज करंट आपस में जो है कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो है रेजिस्टेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ये कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। करिएगा कैलकुलेशन तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, 2 गुना यहाँ पे 10 के पावर 000 हो जाएगा, मतलब पावर 3 है तो 000, और यहाँ पे 200, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 से जो है 2 कट गया, क्या बचा आपका 10 ओम। देखिए आया 10 ओम, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसी तरीके से जो है आपका ये सारा कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो 10 ओम क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट बढ़ेगा वोल्टेज घट जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस परिपथ में आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जैसे बढ़ाइएगा आप जो है, जैसे वोल्टेज बढ़ाइएगा करंट घटेगा, ठीक है। करंट बढ़ाइएगा वोल्टेज घटेगा। एवरेज आपका कितना आना चाहिए, आपका जो आएगा वो 10 ओम ही आएगा, ठीक है, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और आना भी चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करिएगा जब आप, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आगे देखिए क्या अगला, यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्रत्येक स्थिति में V/I अथवा R का मान समान है, जो ओम के नियम को जो है सत्यापित करता है, मतलब ओम के नियम को सत्यापित करता है कि सही है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, अनुप्रयोग। यहाँ से देखिए अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है। देखिए ओम के नियम के प्रयोग सरल DC वैद्युतिक परिपथ के विश्लेषण में, अर्थात DC वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेजता तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए होता है, परंतु ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही जो सत्य सिद्ध होता है, ठीक है। यह जो है ओम का नियम धात्विक चालक के लिए ही सत्य सिद्ध होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है यहाँ से अगला टॉपिक जो है आपका क्या है, सामान्य वैद्युतिक परिपथ एवं समस्या, ठीक है। सामान्य वैद्युत का जो है यहाँ पे क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको जो है हम लोग कल देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइबर हमारा पूरा कंप्लीट कराएंगे उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए देखिए क्या होगा, इन सारी सामान को आपको लिए वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, रेजिस्टेंस, ये सारी बैटरी, स्विच, ये सब खरीदने के लिए क्या चाहिए हमें, फाइनेंशियल तो थोड़े मजबूत होने होंगे। तो उसके लिए तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए सारे सामान खरीद करके लाएंगे। हर एक चीज़ आप लोगों को एकदम डीपली बारीकली अच्छा से समझाएंगे, एकदम बढ़िया से ब्रेड बोर्ड पे आप लोगों को अच्छा से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और लाइक व्हाट्सअप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, खाना पीना खाते रहिए, ठीक है। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।